नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर जो लोकसभा सीट है वो दो जिले आते हैं, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर। और आज वहां पर त्रिकोणीय जो मुकाबला इस वक्त हो चुका है बड़ा रोमांचक। राजस्थान की इस 2024 की जंग में जहां हैट्रिक बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, वहां रविंद्र सिंह भाटी कौन सा खेल कर पाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका बनाएंगे, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ सीबी यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी के, राजेंद्र सिंह बियाड़ हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ रहे हैं, कुलदीप छगानी जी बाड़मेर से जुड़ रहे हैं, शिव प्रकाश सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं बाड़मेर से जुड़ रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से, गुलाब पत्रा जी जयपुर से और संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव प्रकाश सोनी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र, बाड़मेर में इस वक्त जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, अभी की तस्वीर सबसे पहले हम आपके नजरिए से, क्योंकि आप स्थानीय हैं, वहां की राजनीति को करीब से देखते हैं, जानते हैं, पैनी नजर रखते हैं, कलम आपकी जबरदस्त है, तो जरा बताइए शिव प्रकाश सोनी जी वहां के हालात। जी मीना जी, मैं आपको बात बता दूं कि बाड़मेर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा की स्थिति बड़ी पतली होती जा रही है। वहीं शिव के पूर्व विधायक जो निर्दलीय जीते थे, वहीं इस बार उन्होंने इस बार ताल ठोकी है और आज भी उनकी नामांकन रैली थी और जिसमें ऐतिहासिक भीड़ जुटाई गई थी और इस भीड़ में एक ही नारा लग रहा था, रविंद्र सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी। जी, तो आपके हिसाब से रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी को चुनौती देने जा रहे हैं? जी, इस बार ये तय है कि इस बार बीजेपी को उनके निर्दलीय जो है वो चुनौती देने जा रहे हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी माइंडेड आदमी है, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट न मिलने से उन्होंने बगावत कर शिव में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने एक विजय से प्राप्त की थी। इस बार लोकसभा में भी काफी उठापटक रही, काफी समझौते के प्रयास किए गए, सीएम तक भी उनकी वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता में असफल रहे और पार्टी ने कहीं कहीं उनको तवज्जो नहीं दी। इसी के चलते उन्होंने इस बार निर्दलीय लोकसभा में ताल ठोकी है और अच्छी जो कह सकते हैं कि रौनक उन्होंने चुनाव में बना रखी है। तो माहौल दिलचस्प हो गया है, चुनावी माहौल वास्तव में जो होना चाहिए वैसा बन चुका है। कैलाश चौधरी बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष और विपक्ष में इस वक्त परिस्थिति क्या है? एक तरफ तो रविंद्र सिंह भाटी का युवा चेहरा, युवाओं का साथ और एक नई ऊर्जा है, लेकिन कैलाश चौधरी के खिलाफ और पक्ष में बातें कौन कौन सी हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र सिंह भाटी युवा चेहरा है, उसी तरह कैलाश चौधरी भी युवा चेहरे में शामिल है, जो मोदी टीम के मेंबर है और मंत्री, इस बार मंत्री थे वो केंद्र में। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान जो टिकट बंटवारे को लेकर कैलाश चौधरी का आक्षेप चला था, उसमें जो स्थितियां बिगड़ी थी, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका चौधरी को टिकट दिलाना काटना, उसमें लेके इनकी अहम भूमिका थी और एंड में जब टिकट नहीं मिली तो एक हेमा उनसे नाराज हो गया और उसी की नाराजगी के चलते आज उनकी जो स्थितियां बनी है वो उसी बात को लेके बनी है कि विधानसभा में उन्होंने प्रियंका का साथ नहीं दिया था। उनकी टिकट मिलने में उनकी जो आरोप प्रत्यारोप चले थे टिकट कटवाने में, वो बात जो है वो अब कैलाश चौधरी पर इस चुनाव में भारी पड़ रही है और उसी के चलते एक पूरा खेमा नाराज है। सत्ता में होते हुए भी वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सत्ता में नहीं थे। जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार दीपक कड़वासरा थे, उनकी जो स्थितियां बनी थी वो ठीक लोकसभा चुनाव में इस बार अभी जो आज के हालात है वो ऐसे ही दर्शा रहे हैं। जी, और अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो वो किस स्थिति में नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट दिया जो रालोपा के थे और उन्होंने 2 बार बायतू से चुनाव लड़ा था रालोपा का हरीश चौधरी के सामने। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट आदान प्रदान की जो प्रक्रिया चली है, कई लोग बीजेपी से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो इस बार रालोपा छोड़कर उम्मीदवार राम बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा से टिकट दी
और ऐसे में जो नया चेहरा आया है उसको जिताने के लिए इस बार कांग्रेस पूर्ण रूप से एकजुट होती नजर आ रही है। और उनकी जो कल सभा थी उसमें पूर्व सीएम से लगाकर छोटे स्तर तक के नेता सारे के सारे एकजुटता दिखाते हुए मंच पे थे। सारे विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश के नेता सभी लोग एक मंच पे थे। उन्होंने ये जाहिर किया कि कांग्रेस इस बार एक होकर चुनाव लड़ रही है। हरीश चौधरी जी, हरीश चौधरी बिल्कुल कल मंच पे थे और ये जो हरीश चौधरी के सामने रालोपा के समय चुनाव लड़ा था उसी को ध्यान में रखते हुए हरीश चौधरी की बहुत बड़ी योजना थी और हरीश चौधरी उसमें सक्सेस हुए हैं। हरीश चौधरी जी ने पार्टी को एकजुट करने के लिए जो कांग्रेस के सामने हमेशा चुनाव लड़ते थे उनसे सामंजस्य बिठाते हुए उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करा दी और ज्वाइन कराने के बाद में उन्हें टिकट दिला दी। टिकट दिलाने के बाद में अब जी जान से उनके साथ में उनको जिताने में जुटे हैं। इसी का परिणाम है कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है। तो क्या बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी जो जिस वोट बैंक में सेंध लगाएंगे उसका फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है? जी, जहां तक फायदे की बात करते हैं तो इस बार जो रविंद्र सिंह भाटी के ताल ठोकने से युवाओं में जोश मिलने से और युवाओं में जो जोश और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों ने एक दूसरे में माहौल बनाया है उसको देखते हुए इस बार लगता है कि बीजेपी कमजोर स्थिति में गई है। उसी का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। अब पूरी फाइट जो आज की तारीख में नजर आ रही है, अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं, वर्तमान चर्चा है और वर्तमान बीजेपी कैंडिडेट की स्थितियां हैं, उससे ये लगता है कि फाइट जो है वो आज रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार एवं कांग्रेस के बीच हो रही है। बीजेपी अभी पूरी तैयारी नहीं कर पाई है। कृष्ण कुमार जानू जी, बीजेपी फाइट में नहीं है बाड़मेर जैसलमेर में। मीना जी, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर में फाइट नहीं है। जो प्रत्याशी पिछली बार विधानसभा का चुनाव हारा हुआ था, 3 लाख से अधिक वोटों से जीता है, जिसमें मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा, क्षेत्र में सतत संपर्क में रहा है, मंत्री के रूप में उसकी भूमिका ठीक रही है। निश्चित रूप से उस नैरेटिव की राजनीति जो वहां पर चलाने की कोशिश की जा रही है वो निर्भर करेगा कि वहां पर रविंद्र भाटी का ये जो भीड़ का तूफान है ये मतदाता के रूप में कन्वर्ट होगा या फिर ये जो तात्कालिक आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है। क्योंकि यहाँ पर रविंद्र भाटी अगर जीत भी जाते हैं तो क्या कर पाएंगे? राजस्थान में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में मोदी की सरकार आने वाली है। उस स्थिति में रविंद्र भाटी की बाड़मेर जैसलमेर के लिए भूमिका क्या बन पाएगी? वहां की जनता अभी डिसाइड करेगी। और वहां जिस प्रकार का फॉर्म भरने से पहले का ये जो हंगामा हुल्लड़ है, इसे आप मतदाता के रूप में कन्वर्ट मत करिए। ये 18 से 25 साल से छोटी बीच की उम्र के जो लोग हैं उनका वो हंगामा है। ये छात्र राजनीति का इम्पैक्ट है। धरातल पर जिस प्रकार की राजनीति होगी और मतदाता जिस प्रकार राष्ट्र निर्माण के काम में जुटेगा, उस दृष्टि से मोदी को 25 सीट राजस्थान से मिले, इस मिशन में वहां भी भाजपा का कार्यकर्ता जुटेगा और रविंद्र सिंह भाटी और उसके साथ जुड़े लोग जो हैं वो तात्कालिक आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। वो वोट में कन्वर्ट होकर मतदान में बदलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत खेल है। जानू जी, विधानसभा चुनाव में वोट में कन्वर्ट रविंद्र सिंह भाटी उस जोश युवा उत्साह को कर चुके हैं। अब लोकसभा का दायरा निश्चित रूप से बड़ा है और उस दायरे में वो अपनी कितनी जगह बना पाती है सवाल है। सीबी यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बाड़मेर से हमारे साथ 2 और साथी जुड़े हैं, राजेंद्र सिंह भियाड़ और कुलदीप छंगानी। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले कुलदीप छंगानी के पास जा रही हूँ। कुलदीप जी, संगीता जी भी जुड़ गई जोधपुर से, तो काफी दिलचस्प गर्मा गर्म बहस होने वाली है, सब तैयार हो जाए। तो कुलदीप जी, कांग्रेस और रविंद्र सिंह भाटी के बीच फाइट नजर आ रही है, पीछे बैठे अगर बाड़मेर लोकसभा सीट की बात की जाए तो अभी दिल्ली की नजरें बाड़मेर लोकसभा सीट पर है और राजस्थान में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी जो शिव विधानसभा सीट थी वो हॉट सीट बनी हुई थी। कारण था रविंद्र सिंह भाटी।
और अब अगर लोकसभा चुनाव में बात की जा रही है तो लोकसभा चुनाव में भी शिव को हॉट सीट बनाया गया है। 2 दिन पहले ही मैं खबर पढ़ रहा था कि अमित शाह सिर्फ एक सीट को लेकर चिंतित है, वो है बाड़मेर सीट की। यहाँ से जो है फीडबैक नेगेटिव मिल रहा है। इसका कारण सीधा समझ में आ रहा है कि जो रविंदर सिंह ने टाल ठोकी है उससे सीधा का सीधा फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कांग्रेस के साथ में बहुत जो कद्दावर नेता बाड़मेर के रहे, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों ही क्षेत्रों में। जैसलमेर से बात की जाए तो रूपाराम मेघवाल, जो कि मेघवाल समाज के अध्यक्ष है, बड़े नेता माने जाते हैं, वो कांग्रेस के साथ है। हरीश चौधरी, जो कि बाड़मेर में सिर्फ बाड़मेर अगर 7 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो 1 विधानसभा सीट कांग्रेस निकाल पाती है और वो है बायतू से हरीश चौधरी की। तो हरीश चौधरी का एक यहाँ बड़ा वर्चस्व माना जाता है, वो भी कांग्रेस के साथ है। ऐसे ही उम्मीदवार राम जी के साथ है। ऐसे ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जितने बड़े लीडर यहाँ बाड़मेर में देखने को मिल रहे हैं वो सारे ही एक मंच पर साथ देखने को मिल रहे हैं। कल कांग्रेस के खेमे में जो उत्साह देखने को मिला है, इससे मुझे नजर आ रहा है कि ये सीट जो है कांग्रेस, अगर राजस्थान में बात की जाए तो जिन 2 सीटों में कांग्रेस डेंट मार पाएगी उसमें ये बाड़मेर सीट एक सीधी सीधी नजर आया। हालांकि रविंदर सिंह का भी आज जिस प्रकार से रैली में उत्साह देखा गया, जैसे युवा मतदाता उनके साथ में नजर आए, विशेष तौर पर देखें तो महिलाएं भी उनके साथ है। लेकिन यहाँ के अगर जातीय समीकरण को देखते हैं तो वो अभी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो एक तरफ जातीय समीकरण है, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री कहना चाहिए बल्कि पूर्व क्यों, और मौजूदा सांसद है, और तीसरी तरफ एक युवा चेहरा है। अब सवाल ये है राजेंद्र सिंह बिहार जी कि इस युवा चेहरे की इस लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा में अपनी जगह बनाना एक अलग बात है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में रविंदर सिंह भाटी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे? होंगे तो कैसे होंगे? क्या रोड मैप है उनके पास? कैसे वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अपने साथ, क्योंकि जो सवाल यहाँ पर कृष्ण कुमार जानू जी ने उठाया है कि वो तो किसी भी दल के साथ नहीं, कहाँ जाएंगे, उनकी जगह कहाँ है। हालांकि वो मुख्यमंत्री से भी मिल लेते हैं, बीजेपी में शामिल भी हो जाते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ लेते हैं। बीजेपी की स्थिति भी देखिए बड़ी मतलब परेशानी वाली है, वाकई में सोचने वाली है। बहरहाल बात ये राजेंद्र सिंह बिहार जी कि ये जो रविंद्र सिंह भाटी हैं वो कितने लोक विधानसभाओं तक अपनी विधानसभा से बाहर लोकसभा क्षेत्र में आधार अपना बढ़ा पाएंगे, बना पाएंगे? बोलिए राजेंद्र जी। कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रहे हैं वो, पहली बार जुड़ रहे हैं शायद इसलिए परेशानी हो रही है। वापस कनेक्ट करिए, तब तक मैं संगीता परिक्रमा जी आपके पास, संगीता शर्मा जी आपके पास आऊंगी। संगीता जी, जो सवाल मैंने राजेंद्र सिंह जी से पूछा था उसी का जवाब दीजिए प्लीज। मेरा सवाल ये था संगीता जी, आपका भी ऑडियो नहीं आ रहा है, आपको ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। सवाल ये था कि रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा के दायरे से निकलकर लोकसभा के दायरे तक अपनी जगह बना पाएंगे? मगर जो अभी रविंदर सिंह भाटी ने आज भी उन्होंने एक रैली निकाली, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े, सबसे ज्यादा कि युवा वर्ग तो है ही है ये, मगर उनके साथ राजपूत से 36 कौम के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो उनका जो शिव विधानसभा क्षेत्र से जो उनका क्रेज बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में जो बढ़ा है, तो वो इस चुनाव में दिख रहा है। मगर रही बात है कि वहां जीतने की बात तो मैं आपको थोड़ा सी मैं आपको बता दूं कि वहां पर वोटों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मतदाता वहां पर जाट मतदाता है, और दूसरे नंबर पर आपके दलित हैं, और फिर है राजपूत वोटर्स हैं। तो उस हिसाब से अपन जो वोट है जाटों में बट रहे हैं। उम्मीदवार राम जी के वोट बट रहे, उम्मीदवार राम कांग्रेस के और कैलाश जी के बीच में वोट बट रहे हैं।
मगर इस पूरे प्रकरण में अपन देखिए तो उमेदा राम ने कल जो रैली निकाली, वहां पे जो उनका नामांकन के समय जो उन्होंने रैली निकाली, तो उसमें काफी भीड़ थी और उनके साथ दलित और जाट वर्ग के लोग ज्यादा थे। मगर आज इनके साथ सब कौम के लोग हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के जो अमित शाह जोधपुर आए थे, उन्होंने कैलाश चौधरी की टिकट को लेकर नाराजगी जताई कि ये गलत टिकट दे दिया गया। उनको जो फीडबैक मिला मीटिंग में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गलत टिकट दे दिया गया। और इस बीच में रविंदर सिंह भाटी को मनाने की पूरी कोशिशें हुई, तो वो शायद कोशिश नहीं हुई। अब अंदरूनी जिस तरह से पता लगा है कि अंदरूनी रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी के नेता ही सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो उनके पास वो उन्हीं के साथ वापस जुड़ सकते हैं, उसकी संभावना है। तो बीजेपी के अंदरूनी लोग भी कैलाश चौधरी के बजाय रविंदर सिंह भाटी के साथ जुट रहे हैं। पूरे जो राजस्थान प्रभारी है वो भी बाड़मेर गए थे। अभी 2 दिन उनकी पूरी मंथन वगैरह हुआ, तो भाटी तो नहीं माने, वापस फॉर्म लेने के लिए नहीं माने, नामांकन लेने के लिए। मगर अंदरूनी बीजेपी के नेता रविंदर सिंह भाटी को कर रहे हैं, ताकि उमेदा राम यानी रविंदर भाटी के खड़े होने से उमेदा राम कहीं चुनाव नहीं जीत जाए। इसलिए बीजेपी अब अंदरूनी पूरी तरह से ताकत लगा रही है कि रविंदर भाटी, हमारा भी कैलाश चौधरी भले चुनाव नहीं जीत पाए, तो रविंदर भाटी चुनाव जीत जाए। ये अभी एक नई ताजा गणित चल रही है। बाड़मेर की मैं बात करूं तो बाड़मेर में, हाँ जी संगीता जी, इसका मतलब क्या कैलाश चौधरी को कहा गया कि वो नामांकन नहीं भरे? ऐसी भी अंदर खाने बातें हुई? नहीं, किसने? कैलाश चौधरी तो नामांकन भर दिया। नामांकन उन्होंने 30 मार्च को शायद भर दिया है, उन्होंने 30 मार्च को भर दिया था उन्होंने। मगर अब जो स्थिति बन रही है, आज भी रविंदर भाटी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को। पहली बात तो जो राजपूत वोटर जो वो बीजेपी का है। दूसरा कि बीजेपी के भी जो लोग हैं वो भी उनके साथ, कैलाश चौधरी के साथ नहीं है। तो नुकसान सीधा आज की वर्तमान हालत में देखें तो कैलाश चौधरी को नुकसान दिख रहा है। और रही बात है कि जैसलमेर और बाड़मेर और जैसलमेर सीट है, इसमें निर्दलीय 2 बार पहले चुनाव जीते हैं, भवानी सिंह और रघुनाथ सिंह। वो दोनों जैसलमेर राजघराने के थे, वो जीते। और अब जो कोई चुनाव जीतेगा तीसरा, तो रविंदर सिंह भाटी होगा। वैसे ऑल ओवर ये जो सीट है बाड़मेर जैसलमेर, इसमें अभी तक सिर्फ भाजपा 5 बार चुनाव जीती है। भैरव सिंह शेखावत जी यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं, मगर कल्याण सिंह कालवी जनता दल से जीते हैं। और आपकी रामनिवास मिर्जा जी भी वहां चुनाव जीते हैं। और कर्नल सोनाराम 3 बार कांग्रेस से, 1 बार बीजेपी से चुनाव जीत चुके हैं। हरीश चौधरी, मेजर ये मानवेंद्र सिंह जी, ये जीते हैं चुनाव यहाँ इस सीट से। मतलब काफी रोमांचक मैच हो चुका है। सीधी यादव जी, आपके लिए बड़ा अच्छा सुनने को मिल रहा है सब जगह से कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से हो, चाहे वो बीजेपी का गलत कैंडिडेट का चॉइस होने की वजह से हो, चाहे वो अब गलत चॉइस को करेक्ट करने के लिए दूसरा कैंडिडेट उतारने की अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की बात हो। तो सीधी यादव जी, ये ऐसी स्थिति में आपकी जो पार्टी है उसका जो अंदरूनी जितना भी गतिरोध है, जैसा कि यहाँ पर शिव सोनी जी बता रहे थे, कुलदीप जी बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस पार्टी कम से कम हरीश चौधरी एकजुटता दिखाने की कोशिश, एकजुटता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का फायदा कांग्रेस पार्टी जैसलमेर बाड़मेर में खाता खोलने के नाम पर ले सकती है। मीना जी, मैं आपके साथ अलग अलग आप सीटों पे जो विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे एक भी सीट ऐसी नहीं थी आपके साथ पैनल में बैठा हो जहां हमारे पैनलिस्ट कांग्रेस को कमजोर बता रहे हो। और ये जब हम एक एक सीट पे आते हैं तो एक सही नैरेटिव भी सामने आता है।
ये जो 400 पार और सारी हवा तभी निकलती है जब हम एक एक पे वहाँ के स्थानीय लोगों से और स्थानीय एक्सपर्ट से बात करते हैं। और अभी जैसे बाड़मेर सीट पे तो जितनी बातें हुई उसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें हैं मीना जी, ये केवल बाड़मेर सीट की नहीं है, ये नैरेटिव पूरे देश का ही है। क्योंकि ये जो इस बात की लड़ाई है वो लड़ाई एक सामान्य चुनाव की तरह न होकर के इस देश की जनता ने भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के तौर पर ले लिया है। अब ये नैरेटिव पूरे देश में बन चुका है। और जो कांग्रेस की गारंटियां हैं, क्योंकि बीजेपी तो 2047 का देती है या 1000 साल का विश्व देती है, वो 5 साल का उसने कोई विजन के सामने रखा भी नहीं है, बल्कि उनका अति उत्साह इस कदर दिखाता है कि वो अभी अपनी मैनिफेस्टो कमेटी भी अभी बनाई है उन्होंने, तो मैनिफेस्टो भी डिक्लेयर करने की वो कोई जरूरत नहीं समझते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता के हर वर्ग के साथ जाकर के संवाद करके एक जो 25 न्याय गारंटियां जो लेके आई है बहुत विश्वास जता रही है जनता की कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता से कनेक्ट हो रही है, जनता के मुद्दों को सामने लेके आ रही है। अब मैं बाड़मेर सीट पे आ रहा हूँ मीना जी। बाड़मेर सीट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, और ये पूरे राजस्थान में भी है कि 10-12 जो इन्होंने कैंडिडेट बदले वो ऐसे नहीं बदले हैं। इनके कोई भी कैंडिडेट विशेषकर जैसे बाड़मेर में भी मैं मेरे पार्टी के पदाधिकारी और अन्य लोगों से बात किया तो वहां पे कैलाश चौधरी जी कभी फील्ड में आए ही नहीं। वो कृषि राज्य मंत्री रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बाड़मेर में रहा वो ये रहा कि जो फसल बीमा जो है उसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है, और बार बार आपदा आने पे भी उनका भुगतान नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में कैलाश चौधरी जी एक मोदी जैकेट लगा के और चुनाव में गए थे, केवल कि मैं मोदी जैकेट, वो काफी देश में भी रहा चर्चा का विषय कि कोई मुद्दा नहीं, मैं मोदी जैकेट पहन के जा रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं। और एक वादा उन्होंने जनता से पिछली बार किया, वो था कि बाड़मेर से कांडला पोर्ट तक एक सीधी रेलवे लाइन लेके जाएंगे। फिर वो 5 साल तो आए नहीं, वो तो बिल्कुल हवा में रहे कि मोदी जी है तो सब कुछ है, एक ऐसी हवा जिसमें एक देश को तानाशाही की तरफ ले जाने की और पूरी प्रक्रिया थी। तो ये सारी बात को वहां की जनता ने देखा, और सबसे बड़ी चीज है कि वो कभी बाड़मेर गए नहीं, लेकिन बाड़मेर की जो इंटरनल बीजेपी का कार्यकर्ता और पॉलिटिक्स थे उसको पूरी तरह से प्रभावित किया। और इसका नतीजा आज देखेंगे कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता ही कैलाश चौधरी जी के खिलाफ है। दूसरी तरफ सारे पैनलिस्ट ने भी बताया, और हमारी कांग्रेस पार्टी न केवल बाड़मेर में पूरे राजस्थान में एकजुट है। बाड़मेर में उन्होंने कभी वहाँ के जिलाध्यक्ष थे वो उस समय बागी होकर चुनाव लड़े, अभी बिल्कुल वो एकजुट हो गए। अभी बताया रूपा राम जी साथ में लगे हैं, हेमा राम जी जिनकी बहुत जबरदस्त वहां की जनता में विश्वसनीयता है, वो पूरी इस उम्र में भी इस चुनाव के भीतर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में वो पूरी एकजुटता के साथ में है। हरीश चौधरी जी जो पहले भी सांसद रहे हैं वो पूरी तरह से एकजुट है। मदन प्रजापति जी जो नंगे पांव पचपदरा को जिले बनाने की मांग को लेकर के घूमे हैं। तो आप देखेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता में उत्साह है, कांग्रेस की 25 न्याय गारंटियों को ले जाकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के सामने एक विजन रख रहा है। भारतीय जनता ये पार्टी जो के आपने एकजुटता वाली बात की है ना सीधी यादव जी, आपने जो एकजुटता की बात की है, राजेंद्र सिंह बिराड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो राजेंद्र जी, कांग्रेस वहां पर पूरे प्रदेश में अलग अलग रूप में जैसे बिखरी हुई है, क्या बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस उससे अलग स्वरूप में है? क्या हरीश चौधरी ने एक जेन्युइन प्रयास किया है कि पूरे कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके यहाँ पर सीट निकालनी है? मीना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, हमारे काबिल दोस्त जो कह रहे थे यादव साहब, उनको इस जिले की राजनीति का उस एंगल से फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। मैं उनको कुछ दुरुस्त करना चाह रहा हूँ। मेरी अर्ज ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का असेंबली में जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत पुअर रहा। इससे पहले आप असेंबली में जाएंगे, असेंबली का जो इलेक्शन है तो कांग्रेस पार्टी में जो है बायतू से माननीय हरीश जी जीते हैं, और वो भी बहुत थोड़े अंतर से, मतलब सैकड़ों की संख्या में। वो बैलेट में तो हार गए थे और उससे कर्मचारियों को, और वो बड़े नेता है कांग्रेस के वहां। लेकिन प्रॉब्लम देखिए आप मीना जी, आपको मैं बताऊं कि उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा। यदि कांग्रेस पार्टी की इतनी स्ट्रेंथ होती
तो हरीश चौधरी वहां जिले के बड़े नेता, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। हेमाराम जी चौधरी वहां जिले के बड़े नेता, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, ये आरएलपी से कैंडिडेट आयातित करके लाए। और आपको मैं एक चीज बताऊं, कल इस जिले के बड़े वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस से पहले एमपी रह चुके, 3-4 बार एमएलए रहे हैं, कर्नल सोनाराम जी, उन्होंने मंच पर, कांग्रेस के मंच पे कहा कि इस कैंडिडेट को टिकट क्यों दी गई। आरएलपी से लाके हरीश चौधरी ने अपनी बाइतू की कॉन्स्टिट्यूंसी को सेव करने के लिए कांटा निकाला है। तो चाहे हारे जीते, अपनी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को करने के लिए। अब तीसरी बात पे आता हूं, जो लोग हारे हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सबके मन में हरीश चौधरी के प्रति एक जबरदस्त सवाल है। अच्छा, आपने देखा होगा 5 साल तक हेमाराम जी चौधरी वर्सेज हरीश चौधरी की रिफ्ट रही वहां, और आखिर में जो है हरीश चौधरी का इस्तीफा हुआ, उनकी जगह हेमाराम चौधरी जो है वो कैबिनेट में आए। ठीक है, वो रिफ्ट आज भी है। कांग्रेस जो है एक तरह से पूरे जिले में, यहाँ 3 जिले हैं, अच्छा, जो बालोतरा के एमएलए जो थे, सिटिंग एमएलए मदन प्रजापति, जो इस बार चुनाव हार गए, उन्होंने पूरे 5 साल हरीश चौधरी के खिलाफ जो है यहाँ धरना लगाए रखा कि ये जो है रिफाइनरी में अपनी दादागिरी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कांग्रेस एक तरह से डिवाइडेड हाउस है। शिव विधानसभा में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष जिनको ये वापस लेके आए, उनके वापस लाने से जो कांग्रेस के वहां सिटिंग एमएलए थे अमीन खान, वो इससे नाराज होकर उमरा की यात्रा पे चले गए, चुनाव बीच में छोड़ के। तो आप देखिए कि इस तरह के डिवाइडेड हाउस के साथ में कांग्रेस मैदान में है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। और भारतीय जनता, आप जैसी स्टेट में हालात हैं इनके, बहुत से लोगों ने ये बयान दे दिया कि साहब हमको तो पूछा ही नहीं, टिकट दे दिया, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। बहुत से लोगों ने टिकट छोड़ दी, बहुत से लोग टिकट होने के बाद चेंज हो गए। तो वो सेम स्थिति जैसी पूरे देश में है कि कोई सीरियस चैलेंज नहीं है। पॉलिटिकल फोर्स के नाते आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सामने, जैसे बाकी राजस्थान में कहीं इनका कोई चैलेंज नहीं है, ऐसे सेम स्थिति बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की पार्लियामेंट्री सीट पर है। तो इसलिए ये सब हवाई दावे। दूसरी बात, मैं मेरे मित्र यादव साहब को दुरुस्त करना चाहता हूं कि कैलाश चौधरी एक ग्राउंडेड नेता है और वो लगातार क्षेत्र में रहे हैं। चुनाव में मत कम आना, ज्यादा आना, ये आना, ये कई फैक्ट्स पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये जो बात है, ये आप फैक्टफुली करेक्ट नहीं कह रहे हो कि वो आए ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो ये रूल ही है कि आपको जो है हर शनिवार रविवार, तो चाहे हाउस चल रहा हो तो भी आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिताना ही बिताना है। ठीक है, तो इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं है। जो आपकी पार्टी की रीति नीति है उस पर, और जो नरेंद्र मोदी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उस पर, उन दोनों के कंपैरिजन में ये इलेक्शन हो रहा है। तो वो ठीक है, जनता कंपेयर करेगी, आपकी बात ऐसे में एक तरफ श्याम सुंदर शर्मा जी कांग्रेस की आरएलपी के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश है, बीजेपी की वीरेंद्र सिंह भाटी के जरिए, क्योंकि वीरेंद्र सिंह भाटी खड़े क्यों हुए, इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी के साथ कोई भी बातचीत, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी कहां से आए, कहां पहुंचे, कैसे गए, उसके बाद वो चुनावी मैदान में कैसे उतर गए, इस सवाल का जवाब वहां के लोग भी सोच रहे होंगे, और अगर सोच रहे होंगे तो वोट देने जाएंगे, उस दिन भी सोचेंगे। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा श्याम सुंदर शर्मा जी? मैं राजेंद्र जी को भी सुन रहा था, कृष्ण कुमार जी, जानू जी को भी सुन रहा था। अब राजेंद्र जी अपनी बातों को बताने में तो सक्षम हुए, ठीक ठाक तरीके से सब बातें बताई, लेकिन बाड़मेर में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आया पिछले, जब से वो सांसद बने या मंत्री बने, जिसके कारण वो कह सके कि हम वोट मांगने के लिए आए हैं? और रविंद्र भाटी तो आप ही का है, राजेंद्र राठौड़ लेकर के आए थे, बड़ा माला वाला पहनाई थी, सब कुछ किया था, और क्यों चला गया और शिव से फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर के क्या स्थिति पैदा की, ये तो आपको पता है ज्यादा। लेकिन देखिए जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर रविंद्र भाटी, देखिए रेगिस्तान में यदि हाथी आता है तो फिर क्या स्थिति पैदा करता है, तो आपको भी पता है, क्योंकि रेगिस्तान में इस गर्मी वाली स्थिति में हाथी पे बैठ के आ गया हो तो आतंक तो मचेगा, ये तो निश्चित मान के चलिएगा। कितना आतंक किसके पक्ष में जाएगा ये बताए। 2 हैंडपंप मिलते हैं रविंद्र भाटी को, 18 हैंडपंप मिलते हैं खारा को, जो कि आपका हारा हुआ है। तो रविंद्र भाटी के मन में कसक है ना कि मैं विधायक होने के बाद मैं 2 हैंडपंप लगवाता हूँ और मेरे से हारने वाला व्यक्ति 18 हैंडपंप लगाता है। अब जानू जी कह रहे थे कि वो क्या है, सांसद ही तो बनेंगे केवल। देखिए कि वो सांसद बनने के बाद ये तो कहेगा कि मैं सांसद हूँ, और मोदी जी के जब हनुमान बेनीवाल
एक अकेला जाकर के एनडीए में गठबंधन कर लेगा तो वो भी गठबंधन कर लेगा, तो उसको कुछ मिल सकता है, अगर हो सकता है। भविष्य की राजनीति किसने देखी, किसी ने कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है, देखिए एक तो दिल्ली में पुलिस की नौकरी छोड़ के आया हुआ व्यक्ति है और वो हनुमान बेनीवाल लाया था और आज कांग्रेस का कैंडिडेट के रूप में सामने है। और हम तो जानते हैं कैलाश चौधरी तो बेचारा एक कंडक्टर रूप में था, कंडक्टर के बाद वसुंधरा जी लेके आई और आज मंत्री तक गया। अच्छी बात है, वो लोगों तक मिला है, फिरा है। और वो तो मैं तो देखता था कि वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी बने थे, वो विधानसभा के सामने धरना भी लगाया था, हमारे मित्र भी है, मेहनत की होगी। लेकिन कोरोना में भी जब सब पीड़ित हुए थे और एम्स में भर्ती हुए थे तो नाजुक स्थिति थी, इसलिए वो थोड़ा, ये बात तो सही है, वो खुद कहते हैं कि मुझे वोट मत दो, मोदी जी को वोट दो, मैं नहीं लड़ रहा चुनाव, मोदी जी लड़ रहे हैं। इसका मतलब आपने काम नहीं किया। मंत्री होने के बाद भी आप जो क्षेत्र में लाना चाहिए था नहीं ला पाए, सफल नहीं हुए, तो ये तो आपकी कमजोरी रही। इस कारण से आपको आज कहना पड़ रहा है ना सारी बातें। इसलिए मैं कह सकता हूं कि देखिएगा, रविंदर भाटी ने जिस तरह की स्थितियां पैदा कर दी, आप तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके जोधपुर भी आए थे, फिर उदयपुर भी गए थे, फिर दिल्ली भी गए थे, अरुण सिंह से बातचीत भी हुई थी, फिर आप क्यों नहीं मना पाए, मुझे नहीं पता क्यों कारण रहे। क्योंकि सक्षम राजस्थान में नेतृत्व नहीं है, मुझे मजबूत नहीं है कि हाँ कह देते नहीं नहीं रविंदर भाटी कैसे करेगा, हम देख लेंगे। ये कहने वाले अगर भैरू सिंह जी शेखावत होते तो कह देते देख लेशा करती तो ये हिम्मत वाला बात अगर रविंदर भाटी को कोई समझा पाने में सफल नहीं हुआ तो ये बीजेपी की कमजोरी है। अब बीजेपी में अगर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही उसको समझाएंगे, बाकी कोई समझाएगा नहीं। अमित शाह ने समझाने का प्रयास नहीं किया, उनका टिक जाएगी। देखेंगे जीत के आएगा तो भी हमारा रहेगा, हारेगा तो भी, तो फिर कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। मतलब कांग्रेस तो भरोसे बैठी है कि रविंदर भाटी लेके चले जाए राजपूत वोट। मानवेंद्र कहाँ गायब हो गए, सीपी यादव साहब, या ढूंढो तो सही, वो कांग्रेस में है या बीजेपी में जाने वाले, कुछ पता नहीं। उनकी स्थिति किस प्रकार की होगी, क्या वो अपने ननिहाल जो उनका जैसलमेर, वो देखिए सांसद भी रहे, तो उनकी स्थिति भी होती होगी। देखिए कोई जमाने में सांसद रहे और किसको हराया था ये भी पता है स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में अब हरीश चौधरी की बात सही है, जो आप राजेंद्र जी आप सही कह रहे थे कि उन्होंने मंच पर आके कहा कि दिल का दर्द मेरे अंदर भी, मुझसे पूछा नहीं। जब आपने कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो हरीश चौधरी ने नहीं पूछा कर्नल सोनाराम से, क्योंकि कर्नल सोनाराम तो बीजेपी से आया हुआ था, अभी बीजेपी में था और कांग्रेस में आकर के टिकट लेने की स्थिति में वो हार गया। तो इसके दर्द तो था उनका, बायतू से केवल यही नहीं है ये चला जाएगा तो मैं हूं, मैं लड़ूंगा चुनाव। तो ऐसी स्थिति में अभी स्थिति जो अंतरकलह की स्थिति है वो बीजेपी कांग्रेस में बरकरार है, आप मान के चलना। क्योंकि हरीश चौधरी अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी कहे, भाई आपके, हम तो पहली बार देखे जानू जी, आपके यहाँ के जो लीडर है आजकल तो प्रदेश अध्यक्ष है, वो आजकल आपके यहाँ नाचते नाचते वो बाड़मेर में भी नाच रहे हैं। नाचने से वोट थोड़ी मिलते हैं, नाचने से क्या होता है आपको पता है ना, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, उसकी गरिमा, जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उसकी गरिमा को रखिएगा। अब लोग कह रहे थे भाई ये नाचने वाला कहाँ से बना लिया हमने, नाचने वाले से वोट थोड़ा मिलेंगे। यही कारण है कि सीपीएम को खड़ा कर दिया सीकर में क्या स्थिति बनेगी ये भी पता है आपको, इसलिए नाचो मत। वो तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी घबरा गए कि मेरा हाथ पकड़ के नहीं नचा दे मुझे कहीं। तो स्थिति बड़ी अलग तरह की। मंच पे देख करके मैं देख रहा था कि पहला मंच देखा जहां सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर दिखे, आज उनके पुत्र के मंच पे नहीं दिखे, जो कह रहे थे मैं प्रचार करने जाऊंगा, नहीं क्या होगा, नहीं गए। और बुधे आजना के मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिखे तो वो भी दिखे। तो इसका मतलब अंतरकलह की स्थिति बरकरार है। सीपी यादव साहब, आज सोनिया गांधी विधिवत रूप से हमारी जनप्रतिनिधि बन गई हैं, शपथ ले ली है उन्होंने, तो हमारे यहाँ राजस्थान पे कम से कम आओ, कृपा करो, इन दोनों के बीच का खाई जो पैदा हो गई उसको समाप्त करो। नहीं तो कांग्रेस में जिस तरह से डूंगरपुर में क्या हुआ, जिस कैंडिडेट को डिक्लेयर किया डमी कैंडिडेट के रूप में आप कांग्रेस वहां पर नॉमिनेशन कर पाई, ये क्या स्थिति है, क्या दर्शाती है। इसलिए आप चाहे भले कुछ भी कह दो कि हम गठबंधन के माध्यम से 2 जगह मजबूत स्थिति में है और तीसरी जगह शुभकरण की जो बड़बोलापन है, जो पुरानी चीजें सामने आ गई। जानू जी, राजपूत नाराज हो गए, अब राजपूत को कैसे मनाओगे मुझे नहीं पता, ये तो राजेंद्र जी बताएंगे कि हमारे जिस तरह से हो रहा है झुंझुनू में क्या होगा, मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां बनेगी। चूरू में तो प्रधानमंत्री जी का रहा है, कितनी स्थिति पैदा करेंगे, क्या करेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू 2 ही लोकसभा सीट ऐसी है जो सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त बीजेपी के लिए बनी हुई है, और दोनों ही जगह जो है वो जाट नेता, मैं कोशिश करती हूँ कि हम इस जाट की
नहीं मीना जी, ये कह रहे राजपूत कह रहे हमारी सीट छीन ली जाटों ने, इसलिए उनको जी। दिल में दर्द है। ये दिल में दर्द जी। तो रविंद्र भाटी के रूप में फूटा है। वो किस तरह का नुकसान बीजेपी को करेगा नहीं करेगा, अभी कुछ आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस तरह से आज उसने दिखाया है वो भविष्य में निश्चित दोनों पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संगीता जी जैसे बता रही हैं, उस लिहाज से बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू रखना चाह रही है कि रविंद्र सिंह भाटी भी आ जाए तो ठीक है, कैलाश चौधरी भी आ जाए तो ठीक है, और दोनों नहीं आए तो फिर बीजेपी की मतलब कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफी ठीक हो जाएगी। गुलाब बत्रा जी, कांग्रेस को मौका मिलेगा कि वो कह सके कि देखिए भाई बाड़मेर और चूरू में खाता खोल लिया हमने? हाँ हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बाड़मेर मैं ऐसा कह रहा हूँ, माननीय वरिष्ठ पत्रकार साहब श्याम सुंदर जी ने बहुत तरीके से विश्लेषण किया। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, गुलाब जी को सुनते हैं फिर मैं आपके पास आऊंगी प्लीज। जी जी। बाड़मेर और जैसलमेर राजस्थान का तो देश के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था ये बाड़मेर और जालौर के रूप में था, आज ये बाड़मेर जैसलमेर के रूप में है। और अगर चुनावी रणनीति की बात करें तो प्रयोगशाला है बाड़मेर, ये सीट जो है। देखिए यानी शुरुआत से देखिए, जब पहला चुनाव हुआ था तो जोधपुर के महाराजा तत्कालीन हनुवंत सिंह जी ने पूरे संभाग में, वहां भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया था, और 32 में से 28 सीटें और जीत के दिखाई थी उन्होंने। तो उस समय महाराजा भवानी सिंह जी और उसके बाद दूसरे रघुनाथ सिंह जी जैसलमेर वाले निर्दलीय ये चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर कांग्रेस ने शुरू किया। अभी ये जो प्रयोग यानी शुरुआत जो बाड़मेर में हुआ प्रयोग लगातार आज भी चल रहे हैं। अभी जिन मित्रों ने भी, प्रवक्ताओं ने और अपने पत्रकार साथियों ने वहां के जिक्र किया है, इसमें विशेषकर नाम आ रहा है हरीश चौधरी का। हरीश चौधरी निश्चित रूप से पंजाब के प्रभारी के बनने के बाद एक राष्ट्रीय नेता की स्थिति में आ चुके थे, और उस बात को मैं वापस दोहराऊंगा नहीं कि उसने अपनी 22 सीट को किस तरह से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने दाव खेला। कुछ दिनों पहले, करीब 5-6 महीने पहले, जाटों का एक सम्मेलन हुआ था, सारे लोग इकट्ठे विभिन्न खापों के हुए थे। उसमें कर्नल सोनाराम और आपके हरीश चौधरी और आपके हेमाराम जी, ये सब बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। वहां बात हुई थी कि आगे किसको खड़ा किया जाए, किस तरह की बातें थी, लेकिन वहां क्लियर कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल का दर्द जो है कर्नल सोनाराम का भी था, और हेमाराम जी तो स्पष्ट रूप से मना किया था लगातार। हरीश चौधरी खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। और जो बात आ रही है तो उम्मीदवार राम जी वाली, क्योंकि पिछली बार ये अभी सारा जिक्र हो चुका था कि 2 चुनाव आ चुके थे आरएलपी के कैंडिडेट होते हुए। तो 22 सीट को सुरक्षित रखने के लिए और हरीश चौधरी का ये जो राजनीतिक दाव है, यानी प्रयोग, जो प्रयोगशाला का मैंने जिक्र किया, वो प्रयोग आज भी हो रहा है। उससे पहले प्रयोग हुआ था अमृत नाटा, अगर ध्यान हो, इमरजेंसी में उन्होंने किस्सा कुर्सी बनाया था। किस्सा कुर्सी के अमृत नाटा पाली जिले के, पाली जोधपुर रहने वाले थे, लेकिन वहां भी उनको ले जा करके खड़ा किया गया। और शेखावटी के दिग्गज राजनेता भैरव सिंह शेखावत, उनको अमृत नाटा के सामने खड़ा किया गया, वो चुनाव हार गए। नागौर के रामनिवास बिरसा, वो भी वहां चुनाव लड़ाया गया। कर्नल सोनाराम, नाथूराम मिर्जा ने जो आखिरी चुनाव लड़ा था 1996 में, जब अस्वस्थ थे, उस समय कर्नल सोनाराम के एक मित्र जो थे, वो उन्होंने बाड़मेर में कुछ इस तरह के सामाजिक कामों में कर्नल सोनाराम को सक्रिय दिखाते हुए उसकी काफी फोटोग्राफी और सारी तैयारी की थी। एक एल्बम बनाया था बहुत तगड़ा। उस एल्बम को और नाथूराम मिर्जा के खोगी, उन्होंने नाथूराम मिर्जा से परिचय कराया इनका, और उस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, उनके कहने से पहली बार कर्नल सोनाराम को राजनीति में उतारा गया। उन्होंने लगातार 3 चुनाव भी जीते, और फिर उसके बाद एक विधानसभा के चुनाव भी जीते, और चौथा चुनाव वो और मानवेंद्र सिंह से पराजित हुए थे। मानवेंद्र सिंह हरा भी चुके थे वो, और फिर उनसे पराजित भी हुए। इस बार उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी से फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो वहां प्रयोग दर प्रयोग जो है, बाड़मेर में लगातार प्रयोग दर प्रयोग चल रहे हैं। और उसी स्थिति में अब बात आती है रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी को अब जैसे अभी श्याम जी ने भी कहा कि उनको भाजपा ने मुख्यमंत्री के स्तर बहुत मनाने की कोशिश भी की गई, और उन्होंने शिव में निर्दलीय होकर के भाजपा के संगठन को चुनौती देते हुए चुनाव जीत के भी दिखा दिया। और मैं समझता हूँ कि
उनके सामने हनुमान बेनीवाल का भी उदाहरण सामने है कि पड़ोसी नागौर से हनुमान बेनीवाल ने वो 4 बार विधायक रहे और उनको मौका लगा तो उन्होंने अपनी नई पार्टी खड़ी कर दी और पार्टी खड़ी करके जब ये स्थिति आ गई कि पिछली बार विधानसभा में उनके तीन विधायक चुने गए थे पिछली विधानसभा में और इस बार वो खुद अकेले जीत पाए। इस बीच उन्होंने लोकसभा का भी राजनीति करके देख लिया और चूंकि पिछली बार गठबंधन से चुनाव लड़ते थे और इस बार वो कांग्रेस के गठबंधन के साथ, यानी चुनावी राजनीति देखिए कि जब पी करके तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आलोचना करते थे, कड़ा विरोध करते थे, फिर अशोक गहलोत का भी विरोध उन्होंने लगातार किया, लेकिन अब चुनावी राजनीति है। दरअसल गुलाब बत्रा जी, दरअसल हनुमान बेनीवाल ने विरोध की राजनीति के नाम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, जातिवाद की राजनीति के नाम पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए उबाल आया, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में लगभग आरएलपी एक तरह से जो है वो पूरी तरह से, बल्कि कहना चाहिए कि मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रविंद्र सिंह भाटी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो उन्होंने आज इस तरह का दिखाया। और जैसे जानू साहब जो बता रहे हैं कि युवा मतदाता उनके साथ थे, आप ध्यान रखिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 22,23,000 नए मतदाता हैं जो 18 साल पूरी करके हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में युवा मतदाता उस स्थिति में है कि चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके युवा मतदाताओं की उपेक्षा आप ये नहीं कर सकते। संगीता जी कह रही है, गुलाब बत्रा जी, संगीता जी जो बात कह रही है कि जोधपुर में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने ऊपर से संदेश पाकर ये मन बना लिया है कि कैलाश चौधरी के खिलाफ अगर माहौल है तो हमें रविंद्र सिंह भाटी के साथ हो जाना है। कृष्ण कुमार जानू जी, आपकी टीम ऐसे काम कर रही है बाड़मेर जैसलमेर में? मीना जी, संगीता जी और आप दोनों एक शब्द का बड़ा गलत चयन कर रहे हैं कि गलत कैंडिडेट का चयन हो गया। अमित शाह के हवाले से क्यों बोल रहे हैं? अमित शाह जी गलती कर जाए ऐसी संभावना है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री का कैंडिडेट के रूप में चयन करने में गलती करेगी ऐसी संभावना है क्या? कुल मिलाकर के वहां जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप कहते हैं हनुमान बेनीवाल ने जातिवादी राजनीति करके खुद को स्थापित किया है, तो रविंद्र भाटी क्या कर रहे हैं? उसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? क्षेत्रीय युवक संघ क्या भूमिका निभा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी में नैरेटिव परोसने की कोशिश क्यों हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने मन इस बात का बनाया है कि बाड़मेर में जिस प्रकार की घोर जातिवादी राजनीति का पर्याय रविंद्र सिंह भाटी बनकर आ रहे हैं, उसे ठीक करना है और पूरी ताकत के साथ करना है। भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र के अपने पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष जालन सिंह भाटी को वापस शामिल किया है और पार्टी अभी मानवेंद्र जी को भी साथ देगी और इस सारे विषय में वहां जातिवाद को नहीं, जनता की आवाज को और मोदी के आह्वान को जीता कर लाएंगे, इस बात से इनकार नहीं है। हाँ, मीडिया का एक वर्ग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि कैलाश चौधरी का निर्णय गलत हो गया, अप्रासंगिक हो गया। ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में कैलाश चौधरी को लेकर जितनी चर्चाएं होती रही हैं, उन सब में अगर कैलाश चौधरी के मामले में निर्णय में गलती होती और अमित शाह जी को पता नहीं चलता। कुल मिलाकर के संगीता जी और आपने जो एक नैरेटिव डिजाइन करने की कोशिश की है, उस नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी कदापि स्वीकार नहीं करेगी और वहां पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जिस अंतर से पिछला चुनाव जीते थे उसी अंतर से ये चुनाव भी जीत कर आएंगे। अभी तो फार्म भरे हैं, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। कैलाश चौधरी आएंगे, कैसे आएंगे, सवाल ये है और इसका जवाब ये है आपका कि नैरेटिव बनाने की कोशिश डॉक्टर मीना शर्मा और संगीता जी कर रही हैं और इस नैरेटिव को सुना नहीं जाएगा। देखिए, आप देखिए, मतलब मीना जी इतनी अपेक्षाएं कर रहे हैं आप, एक तरफ आरोप, मीना जी एक बात, मीना जी आपकी चर्चा में एक बात समझिए, व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता और दल देश से बड़ा नहीं होता। जब राष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है, उस सारे विषय में एक निर्दलीय व्यक्ति राजनीतिक दलों पर भारी हो जाएगा। राष्ट्र की अस्मिता के चुनाव में उसकी अस्मिता बड़ी हो जाएगी। इस नैरेटिव के साथ अगर मीडिया बोलेगा तो सवाल तो मीडिया पर भी उठेंगे। विधानसभा में क्या हुआ फिर जानू जी, आप बता दो। वो आपके दल से बड़ा हुआ नहीं हुआ? जीता नहीं विधानसभा का चुनाव? देखो, विधानसभा चुनाव के अपने समीकरण होते हैं और लोकसभा चुनाव के अपने समीकरण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2018 में इसलिए जवाब दिया कि वो व्यक्ति बड़ा हुआ, विधायक बन गया
और आपकी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद बन गया, आपको दिखाते हुए सीनाजोरी करके देखा मैं जीत के आया। श्याम सुंदर जी, मैं स्वीकार कर रहा ना, उसके पर्दे के पीछे क्षेत्रीय युवक संघ की एक ताकत काम कर रही है। उस संगठन की ताकत पर इस विचारधारा को, इस नैरेटिव को बढ़ाया जा रहा है। मुझे सारी बात समझ में आ रही है श्याम सुंदर जी, लेकिन मीडिया के इस वर्ग को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि इस मंच पर बैठकर हम भाजपा के मिशन 25 को फेल करने के लिए कैलाश चौधरी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी जी के साथ लगातार 5 साल काम करते रहे, अप्रासंगिक घोषित कर रहे हैं। वहां की जनता में ऐसी कोई आवाज नहीं है। पर्टिकुलर आप और हम एक नैरेटिव बना करके अगर परोस रहे हैं। बीजेपी से कुछ जी, बीजेपी राजपूत नाराज है क्या आपकी पार्टी से कुछ? राजपूत देखो कृष्ण कुमार जानू, देखो श्याम सुंदर जी, चिल्लाने से जोर से बोलने से नैरेटिव बदल जाता है क्या? मीना जी, जिसे आप चिल्लाना कहते हैं, निश्चित रूप से हो सकता है मेरा स्पीकर ज्यादा आवाज दे रहा होगा, लेकिन मैं एक बात जो बोल रहा हूं कि जिस प्रकार की इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं, ना तो बीजेपी से राजपूत नाराज है, ना बीजेपी से जाट नाराज है, और जिस प्रकार की अस्मिता के सवाल पर यह चुनाव है, वहां तो नाराजगी को भी सवाल ही नहीं है। दोनों जातियां देश के लिए काम कर रही हैं और हमारा दल देश के लिए राजनीति कर रहा है, किसी परिवार के लिए नहीं। इसलिए ये जो देश की अस्मिता का चुनाव है, देश के भविष्य को बदलने का चुनाव है, 2047 में मिशन को सफल करने का चुनाव है, यहाँ पर कैलाश चौधरी को अप्रासंगिक घोषित करने की कोशिश जो है वो एक प्रयास मात्र है, परिणाम उसकी तरफ नहीं आने वाला है। जीतेगा तो कैलाश चौधरी। वो सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर के भी कुछ कर लो। कृष्ण कुमार जानू जी, राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया का क्या होगा? दोनों को तो बेरोजगार कर ही दिया आपने। रुकते शाम भारत सुंदर जी, सतीश जी हरियाणा में काम करेंगे, राजेंद्र जी अभी स्टार प्रचारक है। जानू जी, इतनी ही मजबूती से, इतनी ही बुलंदी से आप ये कह सकते हैं, आप ये यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं पूरे पैनल के सामने, पूरे देश के सामने, प्रदेश के सामने, कि पार्टी को चुनाव के परिणाम जो भी हो आप बाहर ही रखेंगे? देखो मीना जी, किसी भी निर्दलीय को पार्टी में शामिल करने का ये जो परंपरा डाला, ये अशोक जी गहलोत ने डाला। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से निर्दलियों को कब शामिल किया? और कृष्ण को विधानसभाएं होती है तो जरूरत होती है, कृष्ण को लोकसभा होती है तो जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बना रही है, ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली। सारे सरकार चलाई थी, आप निर्दलियों के सारे सब कुछ हुआ था। बेरू सिंह जी का जमाना भूल गए आप जल्दी राजनीति में नहीं होंगे। यही तो मैं कह रहा हूं कि अब ये मोदी युग है, माननीय भैरव सिंह जी का युग चला गया। यहाँ मोदी जी के कार्यकाल में जो दिल्ली की सरकार है वो पूर्ण बहुमत की पहली बार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी बार बनी मोदी जी के नेतृत्व में। हमने वो तो हनुमान बेनीवाल के टाइम में मैंने देख लिया, हनुमान बेनीवाल के एक व्यक्ति को लेने के लिए आपने एनडीए में शामिल किया था। मोदी जी तो अपने अलग तरह की राजनीति करते हैं, वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। नहीं, अभी मालूम कर रहे हैं ना। कृष्ण कुमार जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव का परिणाम बाड़मेर जैसलमेर का कुछ भी हो, वो आपकी आवाज बुलंदी उनके प्रति जो आज है वही रहेगी? निश्चित रूप से मीना जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा इसका विशेषाधिकार तो संसदीय दल के पास है, लेकिन जो आज की तारीख में संभावनाएं हैं उसमें उनके शामिल होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल आपने बता दिया, अपना जवाब दे दिया। मुझे अच्छा लगा, आपने ईमानदारी से जवाब दिया। ये आपके अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है पार्टी को प्रोटेक्ट करना और दूसरों को आरोप लगाना, फिर चाहे वो मीडिया हो चाहे वो विपक्ष हो। खुलकर एक ही भाषा में बात करते हैं आप। हाँ, कोई बात नहीं है। हमारा काम कृष्ण कुमार जानू जी नैरेटिव बनाना नहीं है, हमारा काम जनता के बीच तथ्यों को सामने लेकर आना है। जो कुछ हो रहा है वो बताना है जनता को, ताकि जनता समझ सके कि पर्दे के पीछे जो चीजें चल रही हैं उसमें और जो दिख रहा है उसमें फर्क क्या है। अब सवाल मीना जी राजेंद्र जी से पूछ लिए जमीन की हकीकत क्या है, राजेंद्र जी वहां की बता रहे थे, वहां के लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे आप, और हम तो जयपुर बैठे हैं। कुमार जानू जी, वहां से कुलदीप जी भी हैं, वहां से शिव प्रकाश सोनी जी भी हैं। आपकी मित्रता आपको खाली एक ही तरफ क्यों नजर आ रही है? मैं शिव प्रकाश सोनी जी के पास पहले जाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी राजेंद्र जी आपके पास। शिव प्रकाश सोनी जी, जो आपने शुरुआत की जहां से इस बात में वो आगे रह जाएगी। यादव जी को बोलने देते हैं। हाँ, बोलिए सीपी यादव।
मैं ज्यादा नहीं, एक बार जानू जी की बात पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जी 80% मीडिया इनके दो जो मित्र है अंबानी और अडानी जी, उनके कब्जे में है और वो हमारा विज्ञापन देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप सोचिएगा कि 2-4% जो स्वतंत्र मीडिया है उससे भी अगर ये बौखला जाते हैं, उसको भी ये नैरेटिव बनाना कहते हैं, तो ये क्या काम कर रहे होंगे। आप सोचिएगा कि इनका इनका काम क्या होगा। ये जो 400 पार का जो आपका नैरेटिव वाला होगा, वो आपके मित्र लोग किस तरह का एक तरह से इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे होंगे। आप तो 2-4% स्वतंत्र मीडिया से घबरा जाते हो। न्यायपालिका थोड़ा सा आपके खिलाफ डिसीजन क्या दे दिया आपने, हरीश साल्वे जी को लेकर के, चस्सो एडवोकेट को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे दबाव बनाने चले गए। आप हल्की सी चीज से घबरा जाते हो। तानाशाह बनना चाह रहे हो तो थोड़ा तो साहस तो दिखाओ। ऐसे इतना भी क्या तानाशाही दिखाना कि जिसकी आत्मा ईडी और सीबीआई उन्हीं में निवास करे, गोदी मीडिया में निवास करे। थोड़ी सी तो साहस दिखाओ कि जनता पर भी तो विश्वास करो। यादव जी, गौरव वल्लभ का और संजय निरुपम का बयान सुन लो, बात समझ में आ जाएगी। नहीं, आपकी ईडी में ध्यान तो नहीं इधर कर दो। आप क्या सीबी यादव जी विषय से नहीं भटकेंगे, विषय पर बने रहेंगे। शिव प्रकाश सोनी जी के पास जाऊंगी। सोनी जी, एक तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह, एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर परेशानी, चिंता, बीजेपी के आला कमान से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक है। ये तो जमीन की, ग्राउंड की रियलिटी है। अब इसके बीच में रविंद्र सिंह भाटी एक नया कार्ड आ गया है। सवाल ये है कि रविंद्र सिंह भाटी को के साथ कौन कौन आएगा। बीजेपी का वोटर बीजेपी के साथ, कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के साथ, तो रविंद्र सिंह भाटी के साथ कौन जुड़ेंगे? जी मीना जी, यहाँ बीजेपी का वोटर बीजेपी के साथ और कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के साथ, ये थीम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रही है। विधानसभा में जो लोग कांग्रेस के साथ थे वो इस बार कहीं बीजेपी और निर्दलीय के साथ में है। जो विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के साथ में थे वो इस बार और कहीं नजर आ रहे हैं। इसलिए ही तो ये स्थितियां परिवर्तित हुई है और ये हालात बने हैं। जहां देश में मोदी लहर चल रही है, वहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरे प्रयास ये किए जा रहे हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन था। कैलाश चौधरी भी यहाँ पहुंचे हैं बाड़मेर। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है बाजी इस बार हाथ से निकल जा रही है। अभी जो माहौल है वो कहीं नहीं है। वैसे रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो अभी मेरे साथी ने बताया है कि हेडपंप की राजनीति को लेकर जो शिव विधानसभा से राजनीति उठी है और जो जयपुर से आदेश पारित हुए थे हेडपंपों को लेकर, तो रविंद्र सिंह भाटी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी कि महाभारत इसी हेडपंपों से शुरू हुई है। और कहीं न कहीं उनका ये इशारा था कि सरकार कहना नहीं मानती है, मैं निर्दलीय हूं, जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। और उसी जनता ने अब ये कहा कि आप लड़िए, क्योंकि सरकार जब कहना नहीं मानती है तो उसको मनाने के लिए वो बाड़मेर शिव विधानसभा से हटकर सारे विधानसभाओं पे कब्जा करने की कोशिश में है। वो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश में। अब ये हेडपंप की राजनीति, हेडपंप की महाभारत इतनी छिड़ चुकी है कि उसे बीजेपी भी संभाल नहीं पा रही है, कांग्रेस भी संभाल नहीं पा रही है। कैलाश चौधरी के खिलाफ और क्या वजह है जो कृष्ण कुमार जानू जी को जो नैरेटिव नजर आ रहा है? दरअसल परेशानी क्या है बाड़मेर में? भाई आपका मंत्री है, वापस चुनाव जीतने में प्रमोशन होने की संभावनाएं हैं, तो उनके पक्ष में माहौल नहीं होने का क्या कारण आपको नजर आ रहा है? जी मैंने मीना जी, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि कांग्रेस बीजेपी के जो कैलाश चौधरी है वो अपनी कार्यशैली से 5 साल का कार्यकाल उन्होंने निकाला है, अपने हिसाब से आना जाना रखा है। केंद्र में मंत्री था तो ये भी मान लिया जाए कि पूरे भारत में भ्रमण किया होगा, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति जिस लोकसभा क्षेत्र से जीतता है उस पर उसका पूरा फोकस होना चाहिए। उस चीज की कहीं न कहीं कमी रही थी। जहां तक सबसे बड़ा फैक्टर जो अभी बात सामने आई है उसमें ये था कि रेलवे, बाड़मेर में उनका कार्यकाल, वो केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भी बाड़मेर को लंबी दूरी की रेल सेवाओं से जोड़ नहीं पाए। इससे सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की रही है कि वो रेल सेवाओं का विस्तार नहीं कर पाए। ये कहीं कहीं पेच उनके आड़े आ रहा है। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे को लेकर जो उनकी भूमिका रही थी, वो शामिल रहे थे किसी को दिलवाना, किसी को कटवाना। उस समय जो नाराजगियां हुई थी वो नाराजगियां भारी पड़ रही है। जैसा कि प्रियंका चौधरी की टिकट को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, प्रियंका चौधरी की टिकट को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उनसे भी नाराज। दोबारा ये सवाल इसलिए पूछा कि कृष्ण कुमार जानू जी को कुछ कंफ्यूजन था।
तो मैंने कहा उनका कंफ्यूजन दूर किया जाए। अब उनके मित्र राजेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। राजेंद्र सिंह जी, ये जो शिव प्रकाश सोनी जी जो बता रहे हैं, कुलदीप छंगानी जो बता रहे थे और आप जो बता रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास है? देखिए, शिव प्रकाश जी हमारे जिले के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इनका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। हम सदैव जो है इनसे चाय पे चर्चा करके और अपना राजनीतिक ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। मैं कृष्ण कुमार जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टियों में आप सबसे निवेदन है, आपसे भी और मुझसे, कि ऐसा कभी होता है कि पार्टी का आला कमान ये कहे कि हमने गलत टिकट बांट दिया। आला कमान ने तो टिकट दिया है और आला कमान ही कह दे कि हमने टिकट गलत दिया है, अब अपन फला आदमी के साथ समर्थन में आ जाए, ऐसा कभी होता है? ये तो एक तरह से मतलब इस बात को मैं क्या कहूँ, ये मैच्योर बात नहीं कह सकते इस बात को। ऐसा कभी होता भी नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मान लो कोई डिसीजन मेरा सवाल ये था राजेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि शिव प्रकाश सोनी जी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी उसमें कैलाश चौधरी की भी जितनी फैक्ट शीट उन्होंने रखी है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आप एक सिटिंग एमपी कहीं भी होता है, कोई चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं इसको पॉलिटिक्स पे मत जाइए, वो सिटिंग एमपी के रहते हुए मान लो टिकट वितरण होता है तो व्यक्ति की चॉइस और किसी एक व्यक्ति की एक जगह चॉइस होती है। अच्छा, जिस तरह से दिनों दिन पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होती है, तो सब लोग खुश नहीं रह सकते एक व्यक्ति से। ये एक चैलेंज होता है पॉलिटिकल व्यक्ति के सामने और कई बार उसमें कुछ लोग नाराज भी होते हैं। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है और ये केवल कैलाश चौधरी के ऊपर लागू नहीं होता। ठीक, मैंने आपसे पहले अर्ज की, जैसे हरीश चौधरी के प्रति आज पूरी हमारे जो मित्र है कांग्रेस के, वो हमारे से जब चाय पे मिलते यही कहते हैं कि साहब ये तो इस आदमी ने हमारे को बर्बाद कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी में छोटे मोटे डिसीजंस के कारण कुछ बात होती है, लेकिन जब जैसा कृष्ण कुमार जी कह रहे थे कि जब देश की अस्मिता का चुनाव हो रहा तो इस तरह के छोटे विषय जो है वो पीछे छूट जाते हैं। रहा विषय हेडपंप्स का, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हमारे कांग्रेस के काबिल मित्र भी यादव साहब बैठे हैं, मुझे आप बताइए, ये पार्टियों का एक अघोषित नियम बन गया कि जहां से भी आपकी पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है तो 5 साल तक उसी जो हारे हुए कैंडिडेट को एज एमएलए ट्रीट करती है वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो राज में। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का वहां जो भी कैंडिडेट हार गया वो उसकी डिजायर पे जो है नेचुरल सी बात है। अच्छा, अब आप आइए कि जब सीएम साहब ने इनसे बात कर ली और जब ये बात हो गई कोई कामकाज की बात जब पॉलिटिकल शीर्षस्थ व्यक्ति होता है चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर, और जब वो बात कर रहा है तो वो बात क्या उन्होंने की होगी, यही तो बात की होगी कि भाई अब जो भी है आपका जो भी इश्यूज है लोकल इश्यूज पे ध्यान रखेंगे। लेकिन जब ओवर एम्बिशंस में कई दूसरे एम्बिशियस कारणों के कारण जो है आप अपनी पॉलिटिकल विल को फुलफिल करने के लिए कोई पॉलिटिकल धारा में चलना चाहते हैं तो उसके लिए तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है ना, कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे संतुष्ट कर सकता है। आप मेरे से बात करके अपनी कोई ऑफर देंगे, मैं उस पर नहीं मानूंगा। राजेंद्र सिंह जी, जो ओवर एम्बिशन है युवा नेता की, ये ओवर एम्बिशन चुनावी जैसे जैसे नजदीक आएगा वोटिंग का दिन, और जो आप समीकरण वहां पे कास्ट फैक्टर, युवा और जो दोनों राजनीतिक दलों की अंदरूनी क्लेश, तो क्या उसका फायदा रविंद्र सिंह भाटी को हो सकता है? नहीं, देखिए आप इस मैंने कहा ना, अभी हमारे 8 में से 5 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और हमने इस सीट को पिछली बार कांग्रेस के पास 1 एमएलए है, ठीक है, और एक जो दो निर्दलीय जीते से 2 में से 1 हमारे पास में है, डॉक्टर प्रियंका चौधरी भारतीय जनता पार्टी के फोल्डर में है, ठीक है। और पिछला चुनाव जो है हमने अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड से जीता है, इन्हीं कैलाश चौधरी ने 4.25 लाख मतों से इस सीट को जीता है, ठीक है। और जैसा कृष्ण कुमार जी कह रहे थे, हमें पूरा विश्वास है कि जो पिछला चुनाव यहाँ कांग्रेस से जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का पार्ट बने थे और कांग्रेस ने उनके साथ 5 साल जो ट्रीटमेंट किया, तो उस ट्रीटमेंट से परेशान होकर के और मानवेंद्र सिंह जी भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के फोल्डर का पार्ट हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जो है इस बैटल में कमजोर नहीं है, और ये फैसला जो है, ये फैसला जनता के मैदान में 25 तारीख को जब मतदान करने के लिए जनता जो है पोलिंग बूथ पे जाएगी तो उसके सामने एक ही नक्शा रहेगा कि उसको जो है भारतीय जनता पार्टी का जो बनता हुआ शासन है, आज कोई भी हमारे काबिल मित्र बैठे हैं यादव साहब,
इनको भी आप सौगंध देके पूछ लीजिए अपने बच्चे की, इनको भरोसा है क्या कि देश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है? पूरी जनता मानती है कि भाई सरकार भी ये कहीं नजदीक में ही नहीं है। ऐसे ही बाड़मेर जैसलमेर की जनता भी पॉलिटिकली इलिटरेट नहीं है, वो सब जानती है कि सरकार किसकी बन रही है और सरकार के अंदर केंद्र की सरकार में भागीदारी का मतलब क्या होता है इस बॉर्डर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए। रही बात डेवलपमेंटल स्कीम की, आप मुझे बताइए कि जो रेगुलर स्कीम्स होती है जिस पार्टी की सरकार होती है हमारे यहाँ, अच्छा जल जीवन मिशन का इतना बड़ा बजट आया हमारे यहाँ, पानी की यहाँ इस इलाके में बड़ी प्रॉब्लम है, आपको जान के हैरानी होगी और ये तो फैक्ट्स और फिगर है कि वो काम जो है 5 साल में अशोक गहलोत साहब की और जो रिफ्ट चली आपसी, इसमें वो जमीन पे ही नहीं उतरा। तो अब दोनों जगह डबल इंजन की सरकार आ गई है, दोनों जगह आपस में जो है कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया है, तो निश्चित तौर पर जो है विकास कई सारे जो योजनाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो वो जो रोड़ा है, ये जो बड़े मन न होने का अभाव होता है, आपसी जो है केंद्रीय मंत्री से उनका झगड़ा चलता रहा, ये चला। पहले जो है आप देखिए कि भैरव सिंह शेखावत का वरिष्ठ पत्रकार महोदय उल्लेख कर रहे थे, भैरव सिंह शेखावत के जमाने में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उन लोगों की लीडरशिप की स्किल इतनी बड़ी होती थी कि वो डेवलपमेंट की स्किल के बीच में तुच्छ राजनीति नहीं आने देते थे और वो योजना आयोग से जो है कई गुना योजनाएं सैंक्शन करवा के लाते थे, कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा। लेकिन आज की तारीख में इस तरह से कम्युनिकेशन गैप नहीं होने से गहलोत साहब की आपसी पॉलिटिक्स के कारण 5 साल हम सूखे गए, तो वो अभाव इस बार नहीं रहेगा। दोनों जगह डबल इंजन की जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सरकार सीबी यादव जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सीबी यादव जी, समय हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप सब वरिष्ठ हैं और मैं राजेंद्र जी, मैं पहले तो राजेंद्र जी की बात का इसका जवाब देना चाहूंगा। ये जिसके आंख के पट्टी बंधी हुई है ना मोदी जी को, उसको नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और बहुत फुल मेजोरिटी से बन रही है, 180 पार नहीं होगी आपकी। आप लगा सकते हैं, देश की जनता चुनाव लड़ने लग जाती है ना, मीना जी शर्त लगाने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन शर्त नहीं, ये जो गोदी मीडिया का जो नैरेटिव है ना, जब देश की जनता उतरती है ना, जिस देश में उतरो, यादव जी, ये आप लोगों को क्या है, मतलब आप लोगों की पार्टी की ताकत और आपकी अपनी ताकत पर जब भरोसा नहीं होता तो आप लोगों का सिर्फ जोर मीडिया पे चलता है। आप लोग अगर आपकी पार्टी में और चलता है, हम तो 80% नहीं उठाते। आपने कृष्ण कुमार जानू जी को देखा नहीं, वो तो नहीं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो आप तो बोल रहे हैं वो भी सही नहीं है। ये डाउट कैसे? कुछ लोगों को हर समाज में हर काल में कुछ लोग अपने हितों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है यादव साहब, ये भी बता दो आप। बड़ी पुरानी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन कितने में चुनाव लड़ रहा है ये बता दो। नहीं, इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। कितनी सीटों में चुनाव लड़ रहा है टोटल पे? नहीं, इंडिया गठबंधन कहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है ये बताइए। अरे आप गिन के बता दो ना, इतनी सीटों में चुनाव लड़ रहे हो। इंडिया गठबंधन हो रही है साथ में। बंगाल में नहीं लड़ रहा, बंगाल में पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा ने अपनी सीट कम्युनिस्टों को दे दी। उनका इतना लूज कॉन्फिडेंस था, यदि वो इतने ही अपने नेतृत्व के प्रति होते तो खुद लड़ते ना। ठीक है, हम नहीं सीबी यादव जी, आप और जानू जी, आप प्लीज, मेरी आप लोगों से पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है, आप बात बात पे मीडिया को कोसना बंद कर दीजिए। मीडिया के लोगों से आपकी अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा है। मीडिया के लोगों को उनका अपना काम करने दीजिए, और जो अपने व्यक्तिगत हितों को अपने काम पर हावी कर रहा है उसको फ्री छोड़ दीजिए प्लीज, उसका माफ करिए। आप अपना काम करिए ना ठीक से, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। आप बात बात पे क्यों मीडिया की तरफ देखते हैं, क्यों उन पे इतने डिपेंडेंट है आप लोग? आप लोगों को डर लगता है, कभी सीबी यादव जी को डर लगता है, कभी कृष्ण कुमार जानू जी को डर लगता है, कभी लगता है कि मीना जी कर रही है, कभी लगता है आप तो 3 जिलों वाला यमुना पानी की विस्तृत कर सकते हो जानकारी, आपको उसकी जानकारी बहुत अच्छी है। कभी मीना जी इस पे डिबेट कराओगे तो यादव साहब बता देंगे उसकी जानकारी बारीकी तरीके से। संगीता जी बहुत संक्षेप में, समय नहीं है और हमें दूसरा प्रोग्राम भी करना होता है। संगीता जी बहुत संक्षेप में, आपने जिस बात का जिक्र किया था, बीजेपी और जो वहां के बाड़मेर के लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। ऐसे में अगर ऐसा नहीं होता है तो रविंद्र सिंह भाटी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं चुनाव में? ऑडियो ऑन करिए प्लीज, ऑडियो ऑन करिए।
आ रही है आवाज मेरी? आ रही है आवाज? हाँ, आज की तारीख में जो मुकाबला है रविंदर सिंह भाटी और उमेदवार राम के बीच में ही है। और बात रही, मैं कृष्ण कुमार जी को बताना चाहती हूँ, हम उन जर्नलिस्ट में नहीं है जो कोई नैरेटिव पर किसी पार्टी के लिए या किसी उम्मीदवार के लिए नैरेटिव बनाए, हमारा काम नहीं है। और रही बात आप कह रहे हैं अमित शाह की जो बात है, ये बकायदा मीटिंग में नाराजगी जताई है और बकायदा अखबारों में छपा है, जोधपुर के अखबारों में आप पढ़ लीजिएगा, पूरा बकायदा छपा है कि अमित शाह ने नाराजगी जताई है कैलाश चौधरी को लेकर। और ये बिल्कुल हम अपनी तरफ से ये बात नहीं जोड़ रहे, ये आप अखबारों में पढ़ लीजिएगा, फिर आप ये किसी पर आरोप लगाएं। मीना जी और हमने कभी भी नैरेटिव बनाने वाली जर्नलिज्म नहीं की है। ये बस मीना जी यही बताना था। वो मीना जी एक चीज जोधपुर में तो अमित शाह गए थे, व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी, आपका तो नंबर है नहीं वहाँ पर, आप सिक्योरिटी वाली बात करो। वहाँ जोधपुर वालों को एक एक को बात करके उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक करो, नहीं तो हम हार जाएंगे। ये चीज कही है, संगीता जी मर्जी से नहीं करी, आपके मीटिंग लेके गए थे, कोर कमेटी के विशेष लोगों की बैठक करके गए ना, आपको तो मालूम है। मेरा मीना जी बहुत संक्षेप में, बस मैं गुलाब के पास जाऊंगी। एक निवेदन कर रहा हूँ, सारे पत्रकार आप सहमत होंगे इस बात से कि इस जमाने में अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक में कोई बात कह दे और वो बात लीक होकर के आपके पास आ गई, पत्रकार या किसी पत्रिका ने छाप दी, कम से कम ये आरोप तो मत लगाइए। अभी तो पत्रकार परेशान है इस बात से कि अंदर क्या बात चल रही है हमारे पास आती नहीं है, ठीक है? तो ये बात परेशान है इस बात से कि मेरी बात बाहर आ रही है आजकल, और बहुत अच्छे से ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में सब बहुत सुखी हैं, बीजेपी में बहुत दुखी लोग हैं, बहुत घूट खून के उन्हें भी पीने पड़ते हैं, लेकिन आज उनके बस में नहीं है कि वो बाहर आके कुछ बोले, क्योंकि एक अनुशासन का बहुत अच्छा इस वक्त बीजेपी उदाहरण पेश कर रही है। उसके लिए बीजेपी की तारीफ होनी चाहिए कि जो भी हो पार्टी के भीतर परेशानी, लेकिन पार्टी उसको बहुत सीधे अच्छे तरीके से निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसमें कुछ उदाहरण, कुछ अपवाद हर जगह देखने को मिलते हैं। वो अपवाद चूरू में भी दिख रहा है, वो अपवाद किसी दूसरे रूप में यहाँ आपके बाड़मेर जैसलमेर में भी दिख रहा है। आखिरी टिप्पणी में गुलाब बत्रा जी, इस चुनाव की मतलब बाड़मेर को प्रयोगशाला बनाया राजनेताओं ने हमेशा। युवा एक राजनेता इस प्रयोगशाला में अपने आप को प्रयोग कर रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, तेल देखो, तेल की धार देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। वैसे कैलाश चौधरी के लिए जो कहा जा रहा है, सबसे पहली सूची में उनका नाम था, 2 मार्च को घोषणा हुई उनके नाम की, 28 मार्च को उन्होंने नामांकन दाखिल किया, आज 4 अप्रैल हो गई है। आज उन्होंने बताया भी कि आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उससे पता लग जाता है कि अपनी उम्मीदवारी के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं। जानू साहब ने कहा कि वो बराबर एक्टिव है, तो अच्छी बात है। तो मैंने जो लास्ट में कहा आगे तो पोजीशन पता लगेगी। पूरी बात है कि तेल देखो और तेल की धार देखो, उससे पता लगेगा कि क्या स्थिति बनेगी। धार है ये आने वाले दिनों में हम लगातार हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत समय लेते हैं आपका, लेकिन आपसे भी हम आपके लोकसभा क्षेत्र की जानकारी, सुझाव और वहां जो कुछ राजनीतिक दिलचस्प मोड़ चल रहे हैं, घटनाक्रम हो रहे हैं, वो आप अगर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। लोकसभा क्षेत्र में किसकी स्थिति इस वक्त आप मजबूत देख रहे हैं, वो भी हमें बताइए। युवा चेहरा, पूर्व मंत्री, मौजूदा सांसद और नया आरएलपी कांग्रेस का कैंडिडेट मिला हुआ, किसको इस लोकसभा में प्रयोगशाला जो है जैसलमेर बाड़मेर की, वो किसको इस बार सांसद चुनती है, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, नमस्कार।